नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। और भारत की राज व्यवस्था, तो जो हमारे वनडे एग्जाम में या एसएससी, यूपी, पीएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी में जीएस के अंतर्गत जो पॉलिटी के सेक्शन पूछे जाते हैं, उसमें जो भी प्रश्न आते हैं उसके अंतर्गत हम ये क्लास देखेंगे। और इसमें हम पॉलिटी को पूरा शुरू से लेके अंत तक अर्थात डिटेल में देखेंगे, ताकि ये सभी एग्जाम में ज़रूरी हो, सभी एग्जाम के जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो इसको देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करिए जो क्लास देखना चाहते हैं, जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी में आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात जो हमारा संविधान बना, जो हमारा आज़ादी के बाद जो हमारा देश चलता है, जिस नियम से चलता है। हम जानते हैं कि एक संविधान बनाया गया और उसी संविधान के तहत हम इस देश को चलाते हैं। तो वो हमारा संविधान कैसे बना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1600 में अंग्रेज जो है वो भारत आए। 1600 में अंग्रेज जो है वो भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। किस रूप में? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का जो अधिकार है, वो जो महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ, उन्होंने उन्हें चार्टर द्वारा भारत पर व्यापार करने का अधिकार दिया था। और ये अधिकार केवल जो है वो इसी कंपनी के पास, अर्थात इनका जो है एकाधिकार था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो भारत से व्यापार कर सकती थी, और किसी भी कंपनी को या और किसी भी व्यक्ति को जो है वो भारत से व्यापार का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले व्यापारिक थी, जो केवल व्यापार का काम करती थी, 1765 में इसने जो है, जो हमारे मुगल बादशाह थे शाह आलम, उससे इन्होंने जो है दीवानी के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। दीवानी के अधिकार का मतलब है कि अब ये जो है भारत में राजस्व और न्याय के अधिकार को भी देखने लगे। राजस्व और न्याय के अधिकार को भी देखने लगे, अर्थात ये जो है भारत पर जो है अब थोड़ा सा हस्तक्षेप भी करने लगे, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। दीवानी के अधिकार इनको 3 जगह पर प्राप्त हुए, एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये सब चीज़ हम हिस्ट्री में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, इतिहास की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल रेफरेंस दे रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे जो हमारा संविधान बना, और संविधान बनने से पहले जो अंग्रेज जो यहाँ पे शासन चलाते थे वो किस नियम के तहत चलाते थे। तो ये था, उन्होंने जो है धीरे दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। और धीरे धीरे 1858 तक, जब 1858 में जो विद्रोह हुआ, जिसे हम बोलते हैं सिपाही विद्रोह, 1858 में विद्रोह तक भारत पर जो शासन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। 1858 से पहले भारत पर जो शासन था वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। 1858 के बाद जो हमारा ब्रिटिश ताज था, उसने भारत का शासन डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश शासन जो है वो डायरेक्ट इस पर शासन करने लगी। और हम जानते हैं कि ये शासन जो है 15 अगस्त 1947 तक चला। तो ये जो हमारा पूरा इतिहास रहा है, 15 अगस्त 1947 से पहले जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चलाती थी, और जो सम्राट, जो हमारे ब्रिटिश ताज था, वो जो शासन चलाते थे वो किस नियम के तहत चलाते थे, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो शासन है, जो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशों ने जो भारत पर शासन किया, उसको अगर हम देखें तो उसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि कंपनी का शासन, एक हमारा क्या था? कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन कब? ये था हमारा 1773 से लेके 1858 तक। 1773 से जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना था, जो हमारा पहला अधिनियम बना था, एक्ट बना था, वो कब बना था? 1773 में। और ये 1858 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है। उसके बाद 1858 में जब विद्रोह होता था, तो उसके बाद जो है ब्रिटेन के जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो ताज है, उसने अपना जो भारत का शासन था, जो भारत का
शासन था उसको उसने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया, तो हम कहते हैं ये जो शासन है ये है सम्राट का शासन। किसका शासन? और ये कब से कब तक चला? ये 1858 से लेके 1947 तक चला। तो कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। तो 1773 से लेके 1947 तक, 1773 से लेके 1947 तक कुछ अधिनियम बनाए गए, कुछ एक्ट बनाए गए जो कि भारत को चलाने के लिए या भारत में जो भी नियम लागू किए गए उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि 1773 से 1758 तक एक पार्ट हमारा ये है जहाँ पे कंपनी का शासन था। तो इसमें सबसे पहला जो अधिनियम बना वो बना 1773 का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1773 और एक्ट से सवाल जो है हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्ट से सवाल, जो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट है, जो हमारे अधिनियम है, उससे सवाल जो है वो हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भारत के शासन को चलाने के लिए जो एक्ट बनाया गया वही हमारा क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि ये पहला अधिनियम था, पहला एक्ट था, इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। तो जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हमने बताया कि 1765 में उसने दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए, तो लेकिन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको नियमित किया जा सके और नियंत्रित किया जा सके, अर्थात उसको एक सही ढंग से चलाया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। और पहली बार जो है कंपनी के कार्यों को जो है वो प्रशासनिक मान्यता दी गई। जो कंपनी के कार्य थे उसको क्या दी गई? मान्यता दी गई। इस अगर एक्ट की हम विशेषताएं देखें तो इस एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहला कि इस अधिनियम के तहत पहले क्या था कि जो हमारे बंगाल, बम्बई और जो मद्रास थे, तीनों के गवर्नर अलग होते थे। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे, जो बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो याद रखेंगे कि पहली बार गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उसे क्या नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो कि इनकी सहायता के लिए होते थे। इसके बाद क्या किया गया कि जो हमारे बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे, मद्रास और जो हमारे बम्बई के गवर्नर थे उसको जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के जो हमारे गवर्नर जनरल थे उसके अधीन कर दिया गया। इसका मतलब जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो सबसे उच्च पद पर होगा और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर होंगे उसके अंतर्गत कार्य करेंगे। अगला क्या किया गया? अगला जो है कलकत्ता में 1774 में, इसी अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश थे। तो पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है कब की गई? तो 1774 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। इसकी और विशेषताओं में देखें तो जो हमारे कंपनी के कर्मचारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे वे ना तो भारतीयों से उपहार या रिश्वत ले सकते थे, ना ही अपना निजी व्यापार कर सकते थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वे
उपहार और जो रिश्वत थे वो नहीं ले सकते थे, और ना ही जो है अपना निजी व्यापार कर सकते थे। उन्हें अपना निजी व्यापार करने की भी अनुमति नहीं थी। जो भी व्यापार करेगी वो कंपनी ही करेगी। और इस अधिनियम के द्वारा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो कंपनी चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कंपनी के सारे कार्यों को देखती थी। ये कंपनी के सारे जितने भी कार्य थे, जैसे राजस्व संबंधी जो भी कार्य थे, जो नागरिक संबंधी कार्य थे, या सैन्य, सभी मामलों को देखने के लिए जो है वो कौन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसकी सारी सूचना किसको देती थी? ब्रिटिश सरकार को देती थी। समय समय पर इसकी सारी सूचना ब्रिटिश सरकार को देती थी। क्या देती थी? सूचना देती थी कि भारत का राजस्व, नागरिक और सैन्य के मामले में सारी सूचना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या देखा कि पहली बार जो है जो कंपनी थे उसके कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया। पहली बार कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया और मान्यता दी गई कि कंपनी जो भारत पर व्यापार होगा वो कौन करेगा? कंपनी ही करेगी, उसका एकाधिकार। और जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और इसी के साथ इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक हमारे मुख्य न्यायाधीश और 3 हमारे अन्य न्यायाधीश जो थे। और जो हमारे कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार या रिश्वत लेने का प्रतिबंध था। निजी व्यापार भी वो नहीं कर सकते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक बनाई गई, जो भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले को देखती थी और उसके सारी सूचनाओं को वो कहाँ भेजती थी? ब्रिटिश सरकार को समय पर देती थी। ठीक, ये था हमारा 1773। इसके बाद हमारा आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या था हमारा? 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम ये हमारा कोई परमानेंट अधिनियम नहीं था। ये क्या हुआ कि जो हमारा 1773 में अधिनियम बना था, चूंकि पहली बार बना था, तो उसमें कुछ कमियां थी। जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन प्रस्तुत किया गया। कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसे हम बोलते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें जो संशोधन किया गया वो ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, उनको जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अर्थात न्यायालय उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकती। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। और साथ ही साथ कंपनी के जो कार्यकर्ता थे, जो कंपनी में काम करने वाले थे, कंपनी के जो सेवक थे, उन्हें भी जो है किसके लिए? जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी की जो कार्यवाही थी उसके दौरान भी उन्हें न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। तो किसको? गवर्नर जनरल। अर्थात गवर्नर जनरल को सबसे उच्च पद दिया गया, अर्थात वह न्यायालय से भी उच्च होगा। न्यायालय के अधिकार से या क्षेत्राधिकार से उसको बरी कर दिया गया। और जो कंपनी के सेवक थे, अगर वो कंपनी की तरफ से कोई भी कार्रवाई करते हैं तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगला संशोधन क्या प्रस्तुत किया गया कि जो राजस्व संबंधी मामले थे इसको भी जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। और साथ ही साथ जो कलकत्ता के निवासी थे, जो कलकत्ता में सामान्य निवासी थे या सभी निवासी थे, उनको जो है जो हमारा उच्चतम न्यायालय बना था उसके अंतर्गत ला दिया गया। अर्थात कलकत्ता के जितने भी निवासी थे
उनका अगर कोई भी मुकदमा होता है, उनका भी कोई भी वाद विवाद होता है, तो वो कौन देखेगा? वो उच्चतम न्यायालय देखेगा। जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना था वही देखेगा। और उच्चतम न्यायालय जो है वो उनके निजी कानूनों के हिसाब से देखेगा। जो उनके निजी कानून थे, जैसे हिंदुओं का जो निजी कानून था और जो मुसलमानों का शरीयत था, उसके हिसाब से वो उनका फैसला या उनका जो मामले हैं उसको निर्धारित करेगी। तो अन्य मामलों में जो उच्चतम न्यायालय है उसके अधिकार को कम किया गया, लेकिन जो कलकत्ता के निवासी थे उनके मामलों में उच्चतम न्यायालय की ताकत को बढ़ा दिया गया। इसके बाद एक संशोधन और किया गया कि जो हमारा प्रांतीय न्यायालय थे, जो हमारे क्षेत्रीय न्यायालय थे, जो हमारे प्रांतीय न्यायालय थे, उनकी जो अपील थी, अगर कोई भी जो है प्रांतीय न्यायालय से अपील लेके जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय में न जाकर किसके पास जाएगा? जो गवर्नर की काउंसिल थी, जो गवर्नर की काउंसिल थी उसके पास ही अपील कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है जो प्रांतीय न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, वो कहाँ पे अपील करेगा? वो उच्चतम न्यायालय में अपील ना करके गवर्नर की काउंसिल में अपील कर सकता है। अर्थात यहाँ भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम किया गया। इसके बाद एक संशोधन जो बचता है वो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, काउंसिल जो कि नियम बनाती थी, वो उच्चतम न्यायालय के भी लिए प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बनाएगी। अर्थात प्रांतीय न्यायालयों के जो नियम बनाएगी वो कौन बनाएगा? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वही जो है न्यायालयों के नियम को बनाएगी। तो अगर हम देखें कि 1781 का जो संशोधन है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो है गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया। उसकी शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जबकि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी शक्ति को कम कर दिया गया। उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। अर्थात सर्वोच्च कौन होगा? सर्वोच्च गवर्नर जनरल होगा। उच्चतम न्यायालय ना तो उनकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही गवर्नर जनरल के ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। राजस्व संबंधी मामले जो है वो भी उच्चतम न्यायालय से हटा लिए गए। और यहाँ तक कि जो हमारे प्रांतीय न्यायालय थे वो उच्चतम न्यायालय में अपील न करके कहाँ करेंगे? गवर्नर की काउंसिलिंग में अपील करेंगे। और सारे नियम भी उसके कौन बनाएगा? गवर्नर की काउंसिलिंग बनाएगा। अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिलिंग है उसकी शक्ति को यहाँ पे बढ़ा दिया गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है एक्ट, वो हमारा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हमारा जो एक्ट आता है वो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि हमने देखा कि 1773 का जो एक्ट था, 1773 का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके 1781 का एक्ट पारित किया गया। इसके बाद अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो 1781 का एक्ट था इसी को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगर पूछा जाए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो किस अधिनियम को बोलते हैं, तो 1781 के अधिनियम को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसी को हम हिंदी में जो कहते हैं बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसी के बाद जो हमारा एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि हमारा 1784 का है। पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे, कंपनी के जो हम राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे, इन दोनों को पृथक कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। अर्थात राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए अलग समूह बनाया गया और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए अलग समूह बनाया गया। अब राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बनाया गया नियंत्रण बोर्ड, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक कार्यों को कौन देखेगा? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अर्थात व्यापारिक कार्यों को जो है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था वो क्या देखेगी?
वो कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों को देखेगी, जबकि राजनीतिक कार्यों को पृथक करके उसे देखने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए एक अलग से निकाय बनाया गया जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो जो है कंपनी के सारे राजनीतिक कार्यों को देखेगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी में जो है वो द्वैत शासन की उत्पत्ति होती है। द्वैत शासन अर्थात कंपनी में जो है द्वैत शासन के हम आरंभ देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको जो है जो भारत में जितने भी जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र थे, उनके जो नागरिक अधिकार थे, जो सैन्य अधिकार थे और जो राजस्व संबंधी गतिविधि थी, इन सारी कार्यों को किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। जो भारत के जो क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत थे, उनके नागरिक, सैन्य और राजस्व के जो अधिकार थे या इसकी जो शक्तियाँ थी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। और निदेशक मंडल के बाद केवल व्यापारिक गतिविधियां ही रह गई, अर्थात वो व्यापारिक कार्यों को केवल देखेगा। तो ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसी अधिनियम में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि पहली बार जो है जो कंपनी के जो क्षेत्र थे, इसी अधिनियम में पहली बार जो कंपनी का क्षेत्र था, कंपनी का क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर कंपनी जो है कंपनी का अधिकार था, उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी पर केवल व्यापार नहीं कर रही है, बल्कि उस पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर रही है। और कंपनी जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारत के क्षेत्रों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रही है। क्या कर रही है? अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रही है। तो ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हमारा आता है 1793 का चार्टर कानून। और फिर 20 साल बाद जो अब जैसा कि 1773 में ही कहा गया था कि जो अब नियम बनेंगे, जो कंपनी को व्यापार की अनुमति थी वो 20 सालों के लिए थी। अर्थात जो 1773 में एक्ट बना, उसके बाद अगला एक्ट बनना था 1793 में, और उसके बाद अगला एक्ट 20 साल के लिए फिर से उसे रिन्यू करना था, और फिर बनता वो 1913 में, और फिर 20 साल के लिए कंपनी को अधिकार दे दिया जाता व्यापार करने के लिए, और फिर वो बनता 1813 में, और फिर 1833 में, इसी तरीके से फिर 1853 में। तो इस तरीके से सारे एक्ट के द्वारा जो है वो कंपनी को जो है भारत पर शासन या व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन 1773 से 1793 के बीच कुछ संशोधन हुए, जैसे हमने जाना कि 1781 और 1781 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके बाद जितने भी एक्ट बने वो 20-20 साल के अंतराल पर दिए गए, अर्थात जितने भी अधिनियम बनाए गए। तो 1773 हमने देख लिया, 1781, 1784। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1793 का अधिनियम। क्या देखेंगे? 1793 का अधिनियम, या इसी बोलते हैं 1793 का चार्टर कानून। तो अगला हम देखेंगे 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, 1793 के चार्टर कानून से पहले 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल, उससे के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल चेंज हुए, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने 2 शर्तें रखी, और उसी 2 शर्तों को मानने के बाद ही उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो वे 2 शर्तें क्या थी? वे 2 शर्तें जो थी उसको हम 1786 के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। वे 2 शर्तें क्या थी? उसमें जो पहली शर्त थी वो ये था कि वे जो काउंसलिंग के निर्णय होंगे, जो काउंसलिंग का निर्णय होगा, उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। उसे, जो गवर्नर जनरल हैं, उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। मानना या ना मानना वो उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। और दूसरा ये था कि उन्हें जो है सेनापति या कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो 1793 के चार्टर अधिनियम से पहले 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन गवर्नर जनरल बनने से पहले वे सरकार के सामने 2 शर्तें रखते हैं कि उन्हें जो है काउंसिल का जो निर्णय होगा
वो उसके लिए बाध्य नहीं होंगे, और साथ ही साथ उन्हें सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो ये दो विशेषताएं जो है हमें 1786 के अधिनियम में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा 1793 का चार्टर कानून। 1793 का चार्टर कानून, क्योंकि उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने बताया कि 1786 में वही क्या बन जाते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 1783 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और हमने बताया कि उनकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ा दी गई। उनकी जो शक्तियां थी वो काउंसलिंग से भी ऊपर हो गई, और वो सभी जो गवर्नर थे, भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल थे, 1793 में क्या किया गया कि जो विशेषताएं 1786 में कॉर्नवालिस को दी गई, वो सारी विशेषताएं जो है, वो सारे अधिकार जो है भविष्य के गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया। भविष्य के गवर्नरों के भी लिए भी, जो गवर्नर जनरल होंगे, जो भविष्य के गवर्नर जनरल होंगे, उनको भी वे सारी विशेषताएं या वे सारे अधिकार जो है वो दिए जाएंगे। तो 1793 ये एक विशेषता जोड़ी गई। इसके बाद जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, गवर्नर जनरल को जो अधीनस्थ शक्तियां थी वो मद्रास और बॉम्बे की जो शक्तियां हैं उसे भी जो है गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो भी नियंत्रणकारी शक्ति है वो किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई। और फिर से जो है जो व्यापार का एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए अब बढ़ा दिया गया। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 20-20 वर्षों के लिए कंपनी को जो है व्यापार का अधिकार बढ़ाया गया। पहली बार उसे 20 वर्ष के लिए व्यापार दिया गया, फिर उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जैसा कि इसके पहले दो जो विशेषताएं थी हमने बताया ही कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो क्या होगा, कमांडर इन चीफ। यहाँ पे हमने बताया था 1786 में कि वो पद भी किसे दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। तो ये कुछ थे 1793 का चार्टर कानून। इसके बाद इसमें एक विशेषता जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो कंपनी के, या हम कहें कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे, उनका जो वेतन है वे भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी कर्मचारी होंगे उनके वेतन को किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके पहले जो उनका वेतन था वो कहाँ से आता था, ब्रिटिश राजस्व से आता था। इसके बाद 20 वर्षों के बाद फिर से एक कानून आता है जिसे हम बोलते हैं 1813 का चार्टर कानून। 1813 का चार्टर कानून, इसकी विशेषताओं में बहुत इंपॉर्टेंट 1813 और 1833, ये जो चार्टर कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। 1813 में क्या किया गया कि जो कंपनी पर व्यापार का एकाधिकार था, जो कंपनी पर व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। हमने क्या बताया कि पहले कंपनी ही केवल भारत पर व्यापार कर सकती थी, लेकिन 1813 के एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और व्यापार का अधिकार जो है वो सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए या ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। सभी के लिए जो व्यापार था वो खोल दिया गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो चाय का व्यापार था, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ व्यापार, ये दो व्यापार जो है इस पर केवल कंपनी का ही एकाधिकार था। इस पर किसका अधिकार था, कंपनी का एकाधिकार था। अर्थात कंपनी जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर केवल कंपनी ही कर सकती है, बाकी अन्य सारे जो व्यापार अधिकार थे वो सभी के लिए खोल दिए गए। दूसरा जो इसकी विशेषताएं हैं, जो दूसरी इसकी विशेषताएं हैं वो है कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आकर जो है प्रचार करने लगे। उनको भारत में प्रचार की छूट दे दी गई कि वो भारत में आकर जो है लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। भारत के जो भी कंपनी शासित क्षेत्र थे, जो भी भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे, कंपनी के जो शासित क्षेत्र थे उस पर राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया, राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया।
और पश्चिमी शिक्षा का भारत में प्रचार किया गया। 1813 के 20 साल बाद फिर से एक अधिनियम बनता है जिसे हम बोलते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद हमारा जो अधिनियम आता है वो आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। अगर हम इस अधिनियम की बात देखें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसे जो है जितनी भी शक्तियां थी, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां दे दी गई। इस बार इस अधिनियम से पहली बार जो है सरकार ने निर्माण किया कि ब्रिटिश कब्जे वाले जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, ब्रिटिश कब्जे वाले जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरीके से भारतीय क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे सभी नागरिक और जो जितने भी सैन्य अधिकार थे वो सभी इसे दे दिए गए। इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो शक्ति है वो भारत में और भी अधिक हो जाती है। दूसरा, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, जो मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे, उनको विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। मद्रास और बम्बई जो अभी तक विधायिका द्वारा विधि बना सकते थे, नियम बना सकते थे, उन्हें उसकी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब जो भी विधायिका का कार्य देखेगा वो होगा भारत का गवर्नर जनरल। कौन होगा? भारत का गवर्नर जनरल। वही पूरे भारत में विधायिका संबंधी नियम या विधायिका संबंधी अधिकार उसी के पास रहेंगे। इसको हम कहते हैं नियामक कानून। इसके बाद अगली विशेषता अगर हम देखें 1833 के चार्टर एक्ट की, तो जो कंपनी थी वो केवल एक प्रशासनिक निकाय, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल व्यापारिक निकाय न होकर अब एक प्रशासनिक निकाय हो गई, क्योंकि भारत पर अब पूरी तरीके से शासन, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात वो पूरे भारत पर अब अपना प्रशासन चला रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी जो है वो अब क्या हो गई? एक व्यापारिक निकाय के रूप में न होकर अब क्या हो गई? एक प्रशासनिक निकाय हो गई। और इसी एक्ट में पहली बार जो है 1833 एक्ट में पहली बार ही जो सिविल सेवकों की भर्ती थी उसको शुरू करने का प्रयास किया गया, अर्थात उसमें खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। ध्यान रखेंगे कि प्रयास किया गया, ना कि खोला गया। तो 1833 के एक्ट में सिविल सेवकों को जो खुली प्रतियोगिता है सभी के लिए, इसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे, उसे खुली प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया। लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, जिसके कारण से ये रद्द हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये जो नियम था ये क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक। और इसके बाद हमारा आता है 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम अधिनियम था। और इसमें एक बात और याद रखेंगे कि जैसे कि हर जब अधिनियम बनाया गया तो फिर 20 साल का समय दिया गया कि 20 साल तक वो कंपनी जो है वो शासन कर सकती है। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई, अर्थात 1853 में जो भी एक्ट बताया गया उसमें कंपनी को जो है कब तक ये कंपनी जो है व्यापार करेगी इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई। लेकिन 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। जिसमें सबसे पहली जो बात है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। विधायी कार्य
और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसके तहत परिषद में 6 नए जो परिषद थे, परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। कितने? 6 पार्षद जोड़े गए। जिस तरीके से इसे हम कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद, अर्थात ये एक केंद्रीय विधान परिषद के रूप में कार्य करने लगा। और ये कैसे था, जैसे कि एक छोटी संसद होती है, जैसे कि ब्रिटिश में अपनाई गई थी, उसी तरीके से परिषद में विधायी प्रशासनिक कार्य को अलग करके परिषद में 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, 6 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाया गया, एक गठन किया गया, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय विधान परिषद, अर्थात सिर्फ छोटी संसद बोल सकते हैं। और जो सिविल सेवकों की भर्ती जो कि 1833 के अधिनियम में रद्द हो गई थी, शुरू नहीं हो पाई थी, इस अधिनियम के अंतर्गत 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। मैकाले समिति 1854 में नियुक्त की गई और इस समिति के अनुसार या इस समिति ने जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो मैकाले समिति है ये बहुत ही जरूरी हो जाती है। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और किस लिए की गई कि सिविल सेवकों की जो है खुली भर्ती या खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया जा सके। और इसी के साथ जो है कंपनी के शासन को और भी विस्तार कर दिया गया। और हम कह सकते हैं कि हमने जैसे पहले बताया कि 1853 में जो है समय का निर्धारण नहीं किया गया था। 1853 में क्या हुआ, समय का जो है निर्धारण नहीं किया गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 1858 में विद्रोह हो जाता है और ये जो अधिनियम है 1858 में जब सिपाही विद्रोह होता है तो उसके साथ ही इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है। और 1858 के बेस से जो है जो ब्रिटिश ताज है, ताज का शासन जो है वो आरंभ होता है। ताज का शासन जो है वो आरंभ होता है। इस अधिनियम में जो हमने बताया कि यहाँ पे जो 6 पार्षद का गठन किया गया, यहाँ पे जो 6 परिषद का गठन किया गया, इसमें जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व अर्थात 4 का चुनाव जो है वो कहाँ से होगा, जो 6 नए सदस्य होंगे उसमें से 4 का जो चुनाव होगा वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 परिषद होंगे, 6 नए सदस्य होंगे, उसमें से 4 का चुनाव हम कहाँ से करेंगे, जो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा का होगा वहाँ के स्थानीय जो प्रांतीय सरकार होंगे उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। तो ये बात भी याद रखेंगे। तो ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। और 1853 के बाद जो है 1858 में विद्रोह होता है और इस विद्रोह के बाद जो है जो एक्ट था वो समाप्त कर दिया जाता है। और हम जानते हैं कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट शासन प्रारंभ होता है और तब बनता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्या बनता है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, तो ये था हमारा जो कंपनी का शासन था। और कंपनी के शासन के बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 1858 से 1947 तक का जो भी अधिनियम था, 1947 तक के जो भी अधिनियम थे वो हम देखेंगे। और यहाँ पे ये सारे एक्ट जो है, वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई सुझाव हो वीडियो के लिए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, मेल भी दिया होगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने साथियों को भी ये शेयर कर सकते हैं, जो भी साथी हमारे पॉलिटी या जीएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी वन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।